Hello students, so we are doing chapter Human Eye and Colorful World, and what now we have did is the structure of eye and the different defects of vision. So next topic in our syllabus is refraction of light through a prism. प्रिज्म के बारे में पढ़ना है हमने. प्रिज्म क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं. एक तरह का 3D रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है ग्लास का. आपको आपकी लैब्स में भी मिल जाएगा. वो 3D ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप का 3D ऑब्जेक्ट होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है. ठीक, इसमें ये दो सरफेस जो ऐसे सरफेस होते हैं उसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं. जो उसके नीचे थर्ड होता है उसको हम बेस बोलते हैं. ठीक है, ये मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेस 3D मीडियम होता है. अब जब हम इसको कॉपी पे बनाते हैं, आप जिसे भी बुक में देखना कॉपी में, तो आप कॉपी तो क्या है 2D है ना, 2 डायमेंशनल है. तो इसका सामने वाले फेस से बना होगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना होगा. ये इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो आज हमने इसमें पढ़ना है कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है. आपने अभी तक ग्लास लैब में पढ़ा होगा ना रिफ्रैक्शन, ग्लास लैब में पढ़ा होगा. सपोज ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट आई, जब ये रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा. तो दिस लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये फिर नॉर्मल आई, दिस लाइट बेंड्स अवे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना. रिफ्रैक्शन पढ़ा था आपने, ये ग्लास लैब था, ग्लास लैब से रिफ्लेक्शन पढ़ा आपने. ठीक है, ये भी आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है. तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है और थ्योरी के सिलेबस में वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. ये हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था ग्लास लैब से, ये है प्रिज्म से. तो आइए देखते हैं इसमें प्रिज्म में क्या है. मैंने यहाँ लिखा है प्रिज्म है क्या. A prism is a transparent refracting medium bounded by two plane surface inclined at some angle. दो प्लेन सरफेस से बाउंडेड है कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है, और एक एंगल पे है, इंक्लाइंड एट सम एंगल, और दोनों एक एंगल पे इंक्लाइंड है. इसको हम प्रिज्म बोलते हैं. ठीक है, तो हम इसका 2D डायग्राम लेके चल रहे हैं. एबीसी मेरे पास एक ट्रायंगुलर है, कुछ प्रिज्म है. ये मेरे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब जहां से रिफ्रैक्शन होगा. अब सपोज मेरे पास एक इंसिडेंट लाइट है, हमें इसमें समझना है बस प्रैक्टिकली होता क्या है इसमें प्रिज्म में. ठीक, तो ध्यान से समझना. सपोज मेरे पास ये एक इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट. हमने यहाँ क्या बनाया था, नॉर्मल बनाया था ना. नॉर्मल जरूरी है एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए. नॉर्मल क्या है इसमें, ये सरफेस है. ठीक है, मेरे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा ना. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल है. इस सरफेस का क्या नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मल बना दिए मैंने ब्लू से. MN और PQ मेरे पास दो नॉर्मल आ गए. इंसिडेंट लाइट जब यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंक्लाइंड है, ये किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1. ठीक है, तो क्या होगा, अब ये मेरे पास रेयर मीडियम है, बाहर तो एयर है, और ये क्या अंदर ग्लास है, कुछ डेंसर मीडियम में मीडियम चेंज हो गया. जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो कैसे बेंड होती है, पढ़ रखा है आप तो उसने, कैसे बेंड होती है. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो एक नॉर्मल है, नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड होगी. जाना तो कैसे था, इसको ऐसे जाना था ना. इसको यहां से इस लाइट को अगर ये रिफ्रैक्शन होता तो कैसे जाता, यूं आगे की तरफ जाता. ठीक है, पर ये क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. यहाँ पर ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट होगी. ये कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1. रिफ्रैक्शन हो गया. यहाँ दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई. दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नॉर्मल ही है परपेंडिकुलर PQ. ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है लाइट. डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो कैसे जाएगी, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. पढ़ा आप सबने, सोचिए कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ पर ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर. तो सपोज ये भी एक एंगल, इसको हम R2 बोल देते हैं. ठीक है, ये एक एंगल है R2, और ये क्या, डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर. ठीक है, ये नॉर्मल है ना, ये वैसे तो ऐसे जाती है, नॉर्मल से दूर जाएगी यहाँ. सो दिस इज I2, और किसी बुक में यहाँ लिखा होगा E, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस. ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्शन समझ आया. सेम है ग्लास लैब जैसा. यहाँ रेयरर से डेंसर में गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल I1, एंगल R1, ये एंगल R2, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसलिए R2 बोल दिया, और यहाँ से एंगल ऑफ इमरजेंस से बाहर आ गई.
आपको कई बुक्स में इसमें I2 मिलेगा, कई बुक्स में E मिलेगा। एक्चुअली में क्या है, इमर्ज हो रही है लाइट बार, इसलिए हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल देते हैं। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसको कैसे करते हैं प्रैक्टिकल, इसका या इसका, हमारे पास एक वुडन का बोर्ड रहता है, ठीक है, ये वुडन का बोर्ड रहता है, उसके ऊपर हमने प्रिज्म रख देते हैं, ठीक है। प्रिज्म रखने के बाद यहाँ पर हम 2 पिन्स लगाते हैं, यहाँ पर अब 2 ऑल पिन्स होती है ना, यहाँ हम 2 ऑल पिन्स लगाते हैं। 2 ऑल पिन्स लगा के यहाँ इसकी लाइन खींच लेते हैं जहाँ 2 ऑल पिन्स लगाई, ठीक है, जहाँ 2 ऑल पिन्स लगाई वहाँ हमने लाइन कर ली। दूसरी साइड से हम देखते हैं तो हमारे को लाइन कुछ ऐसे दिखाई दे रही होती है और हम इसको व्हाइट पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका रिफ्रैक्शन कैसे ड्रॉ करना है। रिफ्रैक्शन समझ आना चाहिए। रिफ्रैक्शन यहाँ क्या है, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अंदर आ गया यहाँ से डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसमें एक और चीज देखने वाली है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये इंसिडेंट लाइट है सपोज ए बी, इमर्जेंट लाइट है सपोज सी डी, ठीक है। जब हम इंसिडेंट लाइट को ए बी अगर वो सीधी चली जाती तो यूं चली जाती फॉरवर्ड, उसको प्लॉट करें, और सी डी को बैकवर्ड प्लॉट करें, इसको फॉरवर्ड करें और इसको बैकवर्ड प्लॉट करें, तो ये दोनों कट करती हैं किसी एंगल पे, ठीक है। ये जो एंगल है जिस एंगल पे ये कट करती हैं, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम यूं डेल्टा से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। किसी बुक्स में आपको ये डी से भी मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट लाइट प्रोड्यूसेस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट लाइट या रे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इंसिडेंट रे प्रोड्यूसेस फॉरवर्ड, इंसिडेंट रे प्रोड्यूसेस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूसेस बैकवर्ड। जब इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ज्वाइंट और क्रॉस्ड टुगेदर टू फॉर्म एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। दोनों ज्वाइन करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती है, और इसमें किस पॉइंट पे क्रॉस करती है, कि एंगल पे क्रॉस करती हैं, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने साइन बनाया ना बेटा, ये साइन है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एक और एंगल होता है इसमें, यहाँ मैंने लिखा है एंगल ऑफ प्रिज्म। जिस एंगल पे ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं, इस एंगल को हम, ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म में हमने रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ा है, इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद इमर्ज होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, ठीक है, और जब वो दोनों रेज पीछे प्रोड्यूस होती हैं तो किसी एंगल पे जाके मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल किन चीजों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा डिपेंड्स। एंगल ऑफ डेविएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है, आपको इसका मैथमेटिकल व्यू पॉइंट नहीं देखना, क्लास 11 में पढ़ते हैं हम मैथमेटिकल व्यू पॉइंट इसका, कि एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी क्लास 12 में है एंगल ऑफ डेविएशन कैसे डिपेंड करते हैं, तो फैक्टर्स इसमें करेंगे। ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो आगे जा रहा है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, और ये प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का कैसा मटेरियल है, मतलब मटेरियल का मतलब क्या है, जब भी मैं मटेरियल बोलता हूँ उसका मतलब क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा डेंसर जितना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। थर्ड इज एंगल ऑफ प्रिज्म,
ऑब्वियसली जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट कर रहा है तो इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा, प्रिज्म के एंगल पे। और फोर्थ वन इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये जो इंसिडेंट लाइट है ये हम किस वेवलेंथ की यूज कर रहे हैं। वेवलेंथ का मतलब क्या है, जब भी मैं बोलता हूं वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, उसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कलर ऑफ लाइट, ठीक है ना। वेवलेंथ, रेड कलर की अलग वेवलेंथ है, ग्रीन कलर की, जो हमारे को विजिबल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ दिखती है हम तो वही बता सकते हैं ना। रेड की अलग वेवलेंथ है, ब्लू की अलग वेवलेंथ है, ग्रीन की अलग वेवलेंथ है, येलो की अलग वेवलेंथ है, तो वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। तो आपको जो समझना है वो है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो ये क्या है, ये हमने समझा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब नेक्स्ट जो हमने देखना है वो देखना है कि अगर हम प्रिज्म में से सनलाइट पास करें, अगर प्रिज्म में से सनलाइट या व्हाइट लाइट पास करें तो क्या होता। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। जब प्रिज्म को हम व्हाइट लाइट में रखते हैं, व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट से व्हाइट लाइट रहते हैं, व्हाइट लाइट में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट थे जो इसाक न्यूटन, उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म को सनलाइट में रखा। जब प्रिज्म को सनलाइट में उन्होंने रखा तो क्या देखा कि उनको एक कलर नहीं दिखा, व्हाइट लाइट में एक कलर नहीं दिखा, बहुत सारे कलर्स दिखे, ठीक है। ऐसे ही हम रेनबो भी ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। बारिश के टाइम में जब बारिश के बाद धूप निकल आती है तो सन के ऑपोजिट हम रेनबो बना देखते हैं, सबने देखा है। तो ये फिनोमिना क्या है, क्या नाम दिया इस फिनोमिना को, वो देखते हैं। तो अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म से 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, उन्होंने देखा प्रिज्म से व्हाइट लाइट बहुत सारे कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऑलमोस्ट जो हमारी आई रिकॉग्नाइज कर पा रही है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। वो 7 कलर्स क्या हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो जब क्या किया कि सनलाइट को एक डार्क रूम में, सपोज ये रूम है, ये वॉल है, बोर्ड है, सनलाइट आ रही है पीछे से, बोर्ड में एक छोटी सी स्लिट बना दी, ठीक है, मतलब छोटा सा एक होल कर दिया बोर्ड में। सनलाइट अब बाकी जगह से ब्लॉक होगी, बस यहीं से पास होगी स्लिट से। सनलाइट आई, यहाँ पर एक स्लिट बना दी, ये थोड़ा सा जगह बना दी, ठीक है, जहां से सनरेज पास होंगी डार्क रूम में। उस स्लिट के आगे हमने प्रिज्म रख दिया, तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे टकराई, यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, बहुत सारे कलर्स दिखे हमारे को, ठीक है। ये क्यों दिखे, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखे, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है उसकी वजह से दिखे। तो इस 7 कलर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, द प्रोसेस और द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ये व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना 7 कलर्स में, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और कौन से 7 कलर्स आएंगे, ये एक पैटर्न बनता है, इसको हम, इस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक पैटर्न बनता है, एक स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम को हम विबग्योर से याद रखते हैं। याद करने का तरीका क्या है, विबग्योर, VIBGYOR, उल्टा स्टार्ट करते हैं, VIBGYOR। इसमें क्या देखा हमने कि जो रेड कलर है, R इज रेड, O इज ऑरेंज, Y इज येलो, G इज ग्रीन, B इज ब्लू, I इज इंडिगो, B इज वायलेट। जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट हुआ ना, यहां से गया और यहीं पर रहेगा। और वायलेट जो है इतना ज्यादा डेविएट हुआ, वायलेट बहुत ज्यादा डेविएट हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, अभी पढ़ते हैं उसका कॉज क्या है, मतलब रेड कम डेविएट क्यों हुआ, वायलेट ज्यादा डेविएट क्यों हुआ। 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डेविएशन हुई, ठीक है। किसी की डेविएशन, कोई यहां से गया कि इतना ही मुड़ा, कोई इतना मुड़ गया, डेविएट ये बहुत ज्यादा, वायलेट सबसे मैक्सिमम डेविएट हुआ, रेड सबसे लीस्ट डेविएट हुआ, ठीक है। तो इस स्प्लिटिंग, व्हाइट लाइट के स्प्लिटिंग को 7 कलर्स में स्प्लिटिंग के फिनोमिना को हम डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक। इसमें पैटर्न बनता है विबग्योर, वायलेट मैक्सिमम डेविएशन होता है, रेड का लीस्ट डेविएशन होता है। अब हमने पढ़ना है इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। या क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, व्हाई red color is least deviated and violet is most deviated। red color least deviate क्यों हुआ
और वायलेट कलर मोस्ट डेविएट नहीं हुआ, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ और रेड सबसे लीस्ट डेविएट हुआ। ठीक है, अब आपने सबने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट स्लो हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं या एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, या म्यू से या एन से, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से डिनोट किया हुआ है, किसी में म्यू से डिनोट किया हुआ है। दैट इज नॉट यू, दिस इज नॉट यू, दिस इज म्यू, म्यू और एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, और एक चीज और होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ज्यादा ही डेविएशन होता है, मतलब, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना कम ही डेविएशन होता है। ठीक, दो चीजें ध्यान रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन के। डेल्टा से लिखो या डी से लिखो, ठीक है, डेविएशन आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि कॉज तो क्या है, कॉज ये है कि डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ होता है। ठीक है, वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है उसमें, तो डिफरेंट तरह से वो बेंड करेगा, कुछ कम वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, कुछ ज्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। कौन कितना डेविएट होगा, कौन कितना कम डेविएट होगा, ज्यादा डेविएट होगा, वो समझते हैं। व्हाई रेड कलर इज लीस्ट डेविएट। सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड कलर की ज्यादा है या वायलेट की ज्यादा है? पता होना चाहिए आपको, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, और वायलेट की वेवलेंथ क्या है, लीस्ट है, उसके बीच में बाकी वेवलेंथ है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ जब हम यहां जाते हैं तो ये वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रॉम वायलेट टू रेड वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट की कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, वायलेट का ज्यादा होगा। ठीक है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वायलेट की वेवलेंथ कम है तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, वायलेट का ज्यादा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का ज्यादा होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज more then deviation is more। ठीक है ना, जितना ज्यादा हमने पढ़ा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है, तो डेविएशन वायलेट की ज्यादा होगी, किससे, रेड से, वायलेट की ज्यादा होगी रेड से। ठीक है, वायलेट की इससे भी ज्यादा होगी, इंडिगो से भी। इंडिगो का क्या है, वायलेट से इंडिगो का वेवलेंथ ज्यादा है, इंडिगो का वेवलेंथ ज्यादा है, इंडिगो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इंडिगो की डेविएशन कम, किससे, वायलेट से। कोई भी कलर है, ऐसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है ना, उसके हिसाब से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन पूछ लें, कोई भी दो कलर्स के बीच में पूछ लें, जनरली जो आता है वायलेट और रेड में आता है कि रेड की डेविएशन लीस्ट क्यों है और वायलेट की ज्यादा क्यों है। क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड की डेविएशन भी कम है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किससे, वेवलेंथ से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डेविएशन से। तो ये तो आ गया हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्पर्जन का कॉज क्या है। ठीक है, और रेड लीस्ट डेविएट क्यों होता है और वायलेट मोस्ट डेविएट क्यों होता है। अब एक चीज और हम देखते हैं इसमें डिस्पर्जन में, ये जो यहां से लाइट आ रही थी, इसको मैं रब कर देता हूं, आपको डिस्पर्जन में थोड़ा और समझाता हूं। ये जो हमारे पास यहां 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट हो रही थी, ठीक है, अगर मैं इसके आगे एक और प्रिज्म रख दूं, इसके आगे मैं क्या करूं, एक और प्रिज्म रख दूं, इन्वर्टेड प्रिज्म, उल्टी डायरेक्शन में प्रिज्म रख दूं, यूं, ठीक है,
मैंने इसमें उल्टी डायरेक्शन में एक और प्रिज्म रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये लाइट यहां पर इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। ये लाइट क्या हुई, इन सरफेस पे यहां से लाइट, व्हाइट लाइट आई, 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, 7 कलर्स में स्प्लिट होने के बाद क्या है, फिर से इस सरफेस पे आ गई, इस सरफेस पे फिर रिफ्रैक्ट होगी, तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो गए, फिर से हमारे को व्हाइट लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो जब मेरे पास एक प्रिज्म है और उसके साथ एक इन्वर्टेड प्रिज्म है, ठीक है, if we have a prism and an inverted prism, so the combination of both gives us the white light again. If we incident white light on that prism, it distributes into 7 colors or splits into 7 colors, then these 7 colors further reflect to give the white light. बाद में हमारे को रिफ्लेक्ट करके दोबारा से हमारे पास क्या मिल जाती है, व्हाइट लाइट। अगर हमने यहाँ पर कुछ स्क्रीन रखी है तो यहाँ स्क्रीन पे हमारे को दोबारा से व्हाइट लाइट मिल जाती है। एक तरह का बस एग्जाम्पल है, या क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वी गेट व्हाइट लाइट फ्रॉम अ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। व्हाइट लाइट से हम व्हाइट लाइट कैसे ले सकते हैं, सो हम क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन वी टेक अ प्रिज्म and a white light is reflected on it, so it splits into 7 colors, and then we again place a prism in inverted way. We place a prism in inverted way. प्रिज्म हमने उल्टा रख दिया, ठीक है। अब ABC क्या हो गया, ABC उल्टा प्रिज्म रख दिया। एक और प्रिज्म, कुछ डिफरेंट प्रिज्म, यहाँ ABC की जगह PQR भी लिख सकते हो, कुछ डिफरेंट कोई एक और प्रिज्म रख दिया हमने, ठीक है। सेम मटेरियल का, दो प्रिज्म सेम मटेरियल के हैं, तभी तो एक जैसी इसमें रिफ्रैक्शन, एक जैसी बेंडिंग होगी ना। सेम प्रिज्म एक और रख दे तो हमारे को दोबारा से व्हाइट लाइट मिल जाएगी, ठीक है। सो एक तरह से ये क्या है, प्रिज्म कॉम्बिनेशन से व्हाइट लाइट का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म कॉम्बिनेशन। व्हाइट लाइट का प्रोडक्शन है प्रिज्म कॉम्बिनेशन से। सो टेल मी एनी एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको बताया ही कि हम रेनबो फॉर्मेशन होता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कैसे, आइए देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। बहुत सिंपल है, ये मेरे पास क्या है, बारिश आई, तो बारिश बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। मैंने एक ड्रॉपलेट ले ली, ठीक है, एक ड्रॉपलेट से समझा रहा हूं। बारिश आएंगी तो बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, ठीक है। यहां मेरे पास सन है, यहां से हमारे पास क्या आ रही है, सन रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, ठीक है। सनलाइट क्या है, व्हाइट लाइट है, यहां से सनलाइट आई, ठीक है। अब सनलाइट क्या होगा, सनलाइट दो कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, सॉरी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। सपोज मैंने यहां ब्लू और वॉयलेट से बताता हूं, एक यहां स्प्लिट होगी रेड और ब्लू से। रेड, अगर मैं ये वॉयलेट लाइट लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये जो है इस कलर की मेरे पास ये वॉयलेट लाइट है और ये रेड है, इसके बीच में और कितने कलर्स हैं, 5 कलर्स हो रहे हैं ना, टोटल 7 है। ये मैक्सिमम मिनिमम लेके चल रहा हूं, मतलब रेड और लीस्ट विद ग्योर में VIBGYOR, इसमें मैं रेड और वायलेट लेके चल रहा हूं। सनलाइट आई 7 कलर्स में ही होगी डिस्ट्रीब्यूट। रेनबो कई बार हमारी आई पे डिपेंड करता है, या उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारे को रेनबो कई बार 3-4 कलर्स ही दिखते हैं, कई बार 7 कलर्स भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, सनलाइट आई, यहां से रिफ्रैक्ट हुआ, और यहां रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन हुआ, साथ में क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन क्या, स्प्लिट होगी ना व्हाइट लाइट कलर्स में, डिस्पर्जन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, यहां से टकराई लाइट, यहां से टकरा के लाइट यहां आई, ठीक है, यहां से टकरा के लाइट यहां पर आएगी। ऐसे ही रेड लाइट टकराएगी, रेड लाइट टकरा के यहां पर आई। अब अगर आप बेसिक देखो, इसका बेसिक क्या है, लाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, ठीक है।
हम एरो बना दें, ये रेड लाइट आई, ब्लू लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। व्हाट इज दिस? ये इंटरनली अंदर ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्लेक्ट होगी ना, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो आपने पढ़ा, रिफ्लेक्ट होती है ड्रॉपलेट के अंदर हुई तो इसको बोलेंगे इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ड्रॉपलेट के अगर अंदर रिफ्लेक्शन हुई उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये यहाँ से फिर रेड लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी, हमारे को बाहर दिखेगी। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर क्या होगा? रेनबो बनता दिखेगा। अगर ये तो मैंने 2 कलर्स लिए, अगर 7 कलर्स हो तो 7 दिखेंगे ना। तो ऐसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो का फॉर्मेशन क्या होता है? रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट in a water droplet due to presence of water droplets in एटमॉस्फेयर में। और रेनबो हमेशा सन के अपोजिट दिखता है। सपोज बारिश आई हुई है, ठीक है, बारिश आ रही है, सन अगर उस साइड निकला हुआ तो हमारे को उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो नजर आएगा। ठीक है, तो सन की व्हाइट लाइट से रिफ्लेक्शन होगा ड्रॉपलेट्स का, ड्रॉपलेट 7 कलर्स में स्प्लिट होंगी। 7 कलर्स में स्प्लिट होने के बाद क्या करेंगे? हमारे को यहाँ रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा। अगर मैं यूं बनाऊं वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज सन, ये व्हाइट लाइट आ रही है, ये सेवन अगेन, ये एक ही कलर से बना रहा हूं पर ये डिफरेंट कलर्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे को रेनबो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो हाउ, व्हाट इज द फिनोमिना बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? 1 मार्क क्वेश्चन। दिस इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन फिनोमिना तो डिस्पर्जन ही है, जब कलर्स दिख गए 7 व्हाइट लाइट से तो डिस्पर्जन है। ठीक, और इसके अंदर और कौन सी प्रोसेसेस होती है? इसके अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, एयर है, ये वाटर बबल है, तो मीडियम चेंज रिफ्रैक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये फिनोमिनाज हमारे डेली लाइफ के हैं। तो हमने इसमें प्रिज्म पढ़ा, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है और रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। एक चीज है, इसमें 2 तरह के हमारे पास रेनबो बनते हैं। ठीक है, बस एक जनरल चीज बता रहा हूं आपको। प्राइमरी रेनबो बनता है एक, और एक सेकेंडरी रेनबो बनता है। ठीक है, जब एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जब एक ही बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, 1 टाइम रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास प्राइमरी रेनबो बनता है। और 2 टाइम रिफ्लेक्शन हुआ तो सेकेंडरी रेनबो बनता है। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है हमारे पास? प्राइमरी रेनबो में आउटर आर्क पे रेड होता है और इनर आर्क पे वायलेट होता है, और बाकी कलर जिसके बीच में मिक्स होते हैं। और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है हमारे पास? आउटर आर्क पे वायलेट होता है, इनर आर्क पे रेड होता है, और बाकी कलर जिसके बीच में होते हैं। विद ग्योर का पैटर्न ऊपर नीचे बनता है। जनरली जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 बार इंटरनली रिफ्लेक्शन होगी पहले। ठीक है, तो उसकी सेकेंडरी रेनबो की जो इंटेंसिटी होती है कम होती है। हमें जो जनरली दिखता है दैट इज प्राइमरी रेनबो। जस्ट इट इज फॉर योर नॉलेज, नथिंग टू डू विद दिस सिलेबस। हमारे को बस ये पता होना चाहिए कि रेनबो फॉर्मेशन के पीछे कौन सा फिनोमिना वर्क करता है, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्पर्जन। थैंक यू।